हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का साइंस चैप्टर नंबर 20 इन दी वर्ल्ड ऑफ स्टार्स। तो ये साइंस का लास्ट लेसन है जिसे आज हम देखने वाले हैं स्टूडेंट। तो इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और जो पहले वाले हमारे लेसन्स हो चुके हैं उनके वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखे तो उनको भी ज़रूर देखिए। तो देखिए, लेसन के स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज़ अ गैलेक्सी। तो गैलेक्सी क्या होती है? आकाशगंगा। व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए गैलेक्सी, और गैलेक्सी के कंपोनेंट्स क्या है? तो जैसे देखिए, हमारे सोलर प्लैनेट में सोलर सिस्टम में जैसे कई तरीके के प्लैनेट्स होते हैं, सन है, उसी तरीके से कई सारे स्टार्स और प्लैनेट्स हमारे गैलेक्सी में होते हैं, और उनके अपने ही क्या होती है, सोलर सिस्टम भी होती है। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स, और स्टार्स कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें इस लेसन में डिस्कस करनी है। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट गैलेक्सीज एंड स्टार्स एज वेल एज द सोलर सिस्टम एंड इट्स डिफरेंट कंपोनेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट, जैसे कि 5th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि सोलर सिस्टम क्या है, उसमें सन आता है, बाकी के प्लैनेट्स आते हैं, और अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे क्या होते हैं, ह्यूमन बींग्स या फिर लाइव्स है, बाकी के प्लैनेट्स पे नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम 5th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हैं। स्टार्स आर बॉर्न आउट ऑफ नेबुले। तो जो स्टार्स होते हैं वो किस तरीके से बॉर्न होते हैं ये हमें देखना है। यहाँ पे आगे आपको पिक्चर्स भी दिए हैं। तो स्टार्स जो बॉर्न होते हैं, नेबुले जो होते हैं उससे होते हैं। तो नेबुला क्या होता है? नेबुले आर क्लाउड्स मेड अप मेनली ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स। तो जो स्टार्स बॉर्न होते हैं वो होते हैं नेबुला, और नेबुला जो होते हैं वो किससे बने होते हैं? क्लाउड्स मेड ऑफ मेनली हाइड्रोजन गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। द पार्टिकल्स इन दिस क्लाउड्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स वन अनदर ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और ये जो क्लाउड्स होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स है, जो हाइड्रोजन है, डस्ट पार्टिकल, ये क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे की तरफ बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। एज अ रिजल्ट द क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड बिकम्स डेंस एंड स्पेरिकल इन शेप। और इसके कारण क्या होता है? ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं ग्रेविटी के कारण, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, जिससे क्लाउड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और बिकम डेंस, काफ़ी ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, और जिसको शेप मिलता है, फिर कौन सा शेप मिलेगा? स्पेरिकल शेप मिल जाता है। At the same time, the pressure of the gas at the core of the clouds increases, causing the temperature to rise tremendously and energy generation process start there। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, क्लाउड्स जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है गैस के कारण, और फिर क्या होगा? क्लाउड इंक्रीजिंग कॉजिंग द टेम्परेचर। जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा उसी तरीके से टेम्परेचर भी इंक्रीज होने लगता है, एंड राइज ट्रिमेंडसली एंड एनर्जी जनरेशन प्रोसेस। और इसके बाद क्या होती है? एनर्जी भी प्रोड्यूस होने लगती है। सच ए स्पेरिकल क्लाउड ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ए स्टार। फिर जो ये क्लाउड होता है हाइड्रोजन वाला, हाइड्रोजन गैस वाला, इसे स्टार कहा जाता है। तो देखिए यहाँ से आपको पूरा दिया हुआ है कि किस तरीके से जो है स्टार बॉर्न होते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि नेबुला जो होते हैं उससे क्या होते हैं? स्टार्स बॉर्न होते हैं। और ये नेबुला क्या होता है कि जिसमें हाइड्रोजन एंड बाकी के डस्ट पार्टिकल से बना हुआ होता है, और इसमें जो पार्टिकल्स होंगे ये एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण, प्रेशर के कारण जो है इसे स्पेरिकल शेप मिल जाता है। और जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा उसी तरीके से टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है, और फिर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और जिसके बाद स्पेरिकल क्लाउड बनता है हाइड्रोजन का, उसे कहा जाता है स्टार। तो ये आपको याद रखना है कि किस तरीके से स्टार्स बनते हैं। Later processes such as a contraction, expansion, rise in temperature etc. bring about changes in the nature of the star। फिर एक बार जब ये स्टार बन जाता है तो उसमें कई सारे प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ, एक्सपांशन हुआ, टेम्परेचर राइज हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है? स्टार के नेचर में चेंजेस आते हैं। दिस चेंजेस ऑकर ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड कॉन्स्टिट्यूट द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। तो ये जो चेंजेस होते हैं क्या एक दो दिन में, कुछ महीनों में नहीं, कई साल लग जाते हैं, कई लंबा पीरियड लग जाता है उसके लिए, और ये पूरा जो प्रोसेस है उसे लाइफ साइकिल कहा जाता है स्टार्स का। द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द स्टार्स एट वेरियस स्टेजेस ड्यूरिंग दिस लाइफ साइकिल आर आइडेंटिफाई एज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टार्स। तो जैसे कि डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं स्टार्स के, वेरियस स्टेजेस में उनके अलग तरीके के चेंजेस होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड होता है कि ये स्टार्स कौन से टाइप के हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स भी दिए हैं। द फॉलोइंग फिगर शोज डिफरेंट स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स आफ्टर देयर बर्थ फ्रॉम अ नेबुला। डिस्कस दिस इन दी क्लास। तो नेबुला से जब स्टार्स फॉर्म होते हैं उसके बाद में कौन कौन से चेंजेस उनमें होते हैं, उनके लाइफ साइकिल में कौन से स्टेजेस होती है, इसका आपको पूरा पिक्चर ही यहाँ पे दिया है। जैसे देखिए,
फर्स्ट हमें क्या दिया था कि नेबुला से स्टार क्या होते हैं, बॉर्न होते हैं। तो ये है नेबुला, इससे स्टार्स बॉर्न होते हैं। जैसे हमने पूरा प्रोसेस देखा किस तरीके से होगा कि जो पार्टिकल्स है अट्रैक्ट होते हैं, उसके बाद स्पेरिकल शेप उन्हें मिल जाता है, फिर प्रेशर है, टेम्परेचर है, कॉन्ट्रैक्शन है, एक्सपांशन है, उसके बाद ये प्रोसेस के बाद क्या होता है, स्टार बन जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके के स्टार बनेंगे, ऑर्डिनरी स्टार, जो बाद में इस तरीके से बन जाएगा रेड जायंट स्टार। देन ये प्लैनेटरी नेबुला आपको दिया है और इसके बाद चेंजेस होने के बाद ये बन जाएगा वाइट डॉर्फ। तो ये कुछ चेंजेस दिए हर एक स्टेज में आपको। देन उसके बाद यहाँ पे आपको दिया है मैसिव स्टार है अगर इस तरीके का, तो ये आगे उसमें अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो वो बन जाता है रेड सुपर जायंट स्टार। उसके बाद बनेगा सुपरनोवा और फिर हो जाएगा न्यूट्रॉन स्टार, और या फिर वो ब्लैक होल में क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो इस तरीके के कुछ आपको स्टेजेस दिए हैं कि किस तरीके से स्टार्स बॉर्न होते हैं और फिर बाद में उनमें जो भी चेंजेस होते हैं, उनके नेचर में भी चेंजेस आते हैं, वो आपको यहीं पे दिया है पिक्चर में। तो ये पूरा है लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। Our solar system is a tiny part of a galaxy called the Milky Way, which is many times larger than the solar system। तो हमारे जो सोलर सिस्टम है ये छोटा सा पार्ट है गैलेक्सी का। तो गैलेक्सी जो आकाशगंगा या फिर ब्रह्मांड हम जिसे कहते हैं, तो उसमें कई सारी ऐसी आकाशगंगा होती है। तो गैलेक्सी जो है कॉल्ड द मिल्की वे, जिसे मिल्की वे भी कहा जाता है, तो इसका छोटा सा पार्ट क्या है, हमारी पूरी सोलर सिस्टम जिसमें सारे प्लैनेट्स आते हैं। तो विच इज़ मेनी टाइम्स लार्जर, तो एक छोटी सी सोलर सिस्टम जिसमें हमारे 8 प्लैनेट्स आते हैं, तो ऐसे कई सारे क्या है वहाँ पे सोलर सिस्टम है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी गैलेक्सी होगी। देयर आर लैक्स ऑफ स्टार्स इन दी मिल्की वे, तो ये जो मिल्की वे है, आकाशगंगा है, वहाँ पे कई सारे स्टार्स, लाखों में स्टार्स होते हैं। सम ऑफ देम बीइंग मेनी टाइम्स बिगर दैन अवर सन, तो जो हमारा सन है उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़े वहाँ पे स्टार्स होते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर ओन प्लानिटरी सिस्टम, तो कुछ ऐसे यहाँ पे है कुछ स्टार्स की जिनकी खुद की प्लानिटरी सिस्टम होती है। स्टार्स इन द मिल्की वे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन कलर, ब्राइटनेस एज वेल एज साइज। तो मिल्की वे में कई सारे स्टार्स है, तो सारे एक जैसे नहीं है और किसी का कलर अलग है, कुछ ज़्यादा ब्राइट है, कुछ कम ब्राइट है, और साइज भी क्या है उनके डिफरेंट है। तो हमें डाइवर्सिटी दिखाई देती है वहाँ पे। Some stars which appear to be close to one another making a particular figure are together known as a constellation। तो ऐसे कई सारे स्टार्स वहाँ पे है, तो कुछ एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं, तो उनके कारण जो एक पर्टिकुलर फिगर बन जाता है, तो उसे नाम दिया गया है यहाँ पे कॉन्स्टेलेशन। We shall learn more about constellation in this chapter, but before that let us learn a few basic concepts related to sky watching। तो constellation हमें समझना है, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि स्काई वॉचिंग, तो ये स्काई वॉचिंग क्या होता है ये हम देखेंगे आगे नेक्स्ट पेज पे। स्काई वॉचिंग के लिए कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ये हमें यहाँ पे देखना होगा। Stand still in an open space and look into the distance. What do you notice about the ground and the sky? Now, still looking into the distance, turn around yourself and observe the ground and the sky as you do so. तो आपको क्या करना है, खुली जगह पे मैदान में खड़े रहना है, उसके बाद आपको ऊपर देखना है स्पेस में और स्काई में, उसके बाद आपका ग्राउंड जहाँ पे आप खड़े हो वो ग्राउंड, और स्काई में आपको क्या नोटिस आप करते हो ये दिया है। फार अवे द स्काई सिम्स टू बी टचिंग द ग्राउंड, तो आप क्या नोटिस करोगे, अगर आपने कभी देखा होगा या नहीं देखा है तो करके देखिए। खुले ग्राउंड में जाके आपको देखना है कि आपको एक पर्टिकुलर यहाँ पे डिस्टेंस पे आपको ऐसे लगेगा कि जो स्काई है वो ग्राउंड को टच हो रहा है, एंड द लाइन एट विच दे मीट इज़ कॉल्ड द हॉरिजॉन। और जैसे हम जहाँ पे हमें लग रहा है कि स्काई जो है ज़मीन को टच कर रहा है, तो वो जो लाइन होती है उसे कहा जाता है हॉरिजॉन, जिसे हम क्षितिज भी कहते हैं। While turning around oneself, the horizon will be seen to form a circle, and on looking up, the sky will appear to be a sphere based on this circle। अगर हम सामने देख रहे हैं, हमें वहाँ पे क्या दिख रहा है, हॉरिजॉन क्षितिज दिख रहा है। जैसे हम गोल घूमेंगे तो हर जगह पे हमें वही पे दिखाई देगा। तो एक तरीके का ये जो है स्पीयर, इस तरीके से हमें स्पीयर शेप में पूरा दिखाई देता है। The stars and planet moving in the sky appear to be moving on this sphere। तो जो स्काई में हमें स्टार्स प्लैनेट्स दिखाई देते हैं, तो वो क्या करते हैं, मूव करते हैं स्पीयर शेप जैसे हमें लग रहा है, तो स्काई में वो क्या करते हैं, मूव करते हैं। दिस वर्चुअल स्पीयर इज कॉल्ड द सेलेस्टियल स्पीयर। तो ये जो हमें वर्चुअल मतलब ऐसे लगता है, दिखाई देता है कि ये पूरा क्या है, स्पीयर जैसा है, तो ये सेलेस्टियल स्पीयर कहा जाता है। द सर्कुलर हॉरिजॉन डिवाइड्स दिस स्फीयर इनटू 2 हाफ्स। तो जो सर्कुलर हॉरिजॉन हमें लगता है तो वो 2 पार्ट में क्या है, डिवाइड होता है। और यहाँ पे हमें कुछ नाम दिए जिनको हमें देखना है। सबसे पहले आपको दिया है जेनिथ।
While standing on the ground, the point on the celestial sphere exactly above our head is called the zenith. तो देखिए इस तरीके से अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हमारे ठीक ऊपर का जो पार्ट रहेगा उसे कहा जाएगा जीनिथ, मतलब ऊपर वाला जो पूरा स्पीयर जैसे कि हमें दिख रहा है ये, तो उसके ऊपर का पार्ट आएगा। उसके बाद है नेडर। वाइल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड द पॉइंट ऑन द सेलेस्टियल स्पीयर एग्जैक्टली बिलो अवर फीट इज कॉल्ड द नेडर। तो देखिए यहाँ पे ऊपर जेनिथ हो गया, उसके बाद ये वाला पार्ट आएगा नीचे का। देन थर्ड वन आपको दिया है सेलेस्टियल पोल्स। इफ़ वी एक्सटेंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, it will penetrate the celestial sphere at points called the celestial north pole and the celestial south pole respectively। तो यहाँ पे जो एक्सिस है रोटेशन करने का, जो अर्थ रोटेशन करती है अपने आप की तरफ क्या करती है, घूमती है, उसे रोटेशन कहा जाता है। तो अगर इस रोटेशन को हम एक्सटेंड करेंगे तो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, तो हमें दिखाई देगा कि जो सेलेस्टियल स्पीयर है वो यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें इस तरीके से दिख रहा है, जो कि नॉर्थ एंड साउथ पोल में टच हो रहा है, इस तरीके से दिखेगा, तो उसे कहा जाएगा सेलेस्टियल नॉर्थ पोल एंड सेलेस्टियल साउथ पोल। उसके बाद दिया है मेरिडियन। इन एस्ट्रोनॉमी द ग्रेट सर्कल विच पासेस थ्रू बोथ द सेलेस्टियल पोल्स एंड द ऑब्जर्व्स जेनिथ एंड नेडार इज कॉल्ड अ मेरिडियन। तो यहाँ पे हमें मेरिडियन भी दिया है, देखिए इस तरीके से, ये मेरिडियन इस तरीके से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेलेस्टियल इक्वेटर क्या होता है। इफ़ यू यूनिफॉर्मली एक्सपांड अर्थ इक्वेटर इन ऑल डायरेक्शन इनडेफिनेटली इट विल पेनेट्रेट द सेलेस्टियल स्फीयर अलोंग अ सर्कल एंड दिस सर्कल इज नोन एज द सेलेस्टियल इक्वेटर। इट इज़ इन द सेम प्लेन एज द अर्थ इक्वेटर। तो अर्थ इक्वेटर जैसे है हमारा उसी तरीके से आएगा। तो अर्थ का इक्वेटर हमारा ये दिया हुआ है, तो ये आएगा कुछ इस तरीके से, तो ये होगा हमारा सेलेस्टियल इक्वेटर। जैसे कि हम स्काई वॉच जो कंसेप्ट है उसको देख रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे ज़मीन के ऊपर खड़े हैं तो कुछ इस तरीके से चीज़ें हमें दिखाई देगी। तो ये नाम आपको क्या करने होंगे, याद रखने होंगे। Ecliptics. The earth moves around the sun, but seen from the earth, the sun appears to move along a circle on the celestial sphere. This circle describing the apparent motion of the sun around the earth is called the ecliptic. तो देखिए स्टूडेंट कि जैसे हमने सोलर प्लैनेट में देखा है तो अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड घूमती है, लेकिन जब हम ज़मीन के ऊपर खड़े रह के देखेंगे तो हमें क्या लगता है कि सन क्या कर रहा है, घूम रहा है, जो कि ईस्ट से लेकर क्या होगा, वेस्ट में जाता है, सन डूबता है, ऐसे हमें लगता है। लेकिन एक्चुअल में वहाँ पे मूव कौन हो रहा है, अर्थ मूव होती है सन के अराउंड, जो कि रिवॉल्यूशन हम कहते हैं। तो रिवॉल्यूशन के कारण हमें ये सन जो है मूव होते हुए दिखता है, लेकिन हम जब एग्जैक्टली जैसे ज़मीन के ऊपर खड़े होकर अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसे लगता है कि सन मूव हो रहा है और हम लोग स्टेबल है। तो ऐसे नहीं होता है, सन जो है वो स्टेबल है, लेकिन अर्थ जो होती है वो रिवॉल्व करती है सन के अराउंड। यहाँ पे आपको बॉक्स में दिया है स्काई एंड स्पेस। तो स्काई क्या है और स्पेस क्या है ये हमें दिया हुआ है। स्टैंडिंग इन एन ओपन स्पेस इफ़ यू लुक एट द स्काई ऑन ए क्लाउडलेस नाइट वी सी न्यूमरस स्टार्स अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। तो जैसे देखिए रात के समय में अगर हम देखेंगे जहाँ पे क्लाउड्स नहीं होंगे, ऐसे टाइम में अगर साफ स्काई है, साफ आसमान हमें दिख रहा है रात में, अगर वहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमें डार्क बैकग्राउंड दिखता है, काला पूरा, और वहीं पे हमें क्या दिखते हैं, न्यूमरस स्टार, कई सारे स्टार्स हमें दिखाई देते हैं। The portion of the Earth's atmosphere and the portion beyond that which can be seen in the form of a roof by our eyes while standing on the earth is called the sky। तो जब हम लोग ज़मीन के ऊपर खड़े हैं तो हमारे ऊपर रूप के जैसे, छप्पर के जैसे जो हमें चीज़ दिखाई देती है वो क्या होता है, स्काई, जिसे हम आसमान कहते हैं। तो स्पेस क्या होता है, द कंटिन्यूस एम्प्टी स्पेस बिटवीन द स्पीयर्स, जैसे कि प्लैनेट और स्टार्स के बीच में है, इन द स्काई इज कॉल्ड स्पेस। इट में कंटेन गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, न्यूमरस स्टार क्लस्टर हैव फॉर्म इन स्पेस। तो स्पेस क्या होता है, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम है वहाँ पे प्लैनेट्स होते हैं, तो प्लैनेट के बीच में जो जगह होती है, एम्प्टी जो स्पेस होती है, उसे ही स्पेस कहा जाता है, जिसमें कई सारे प्लैनेट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, कई सारे न्यूमरस क्या होते हैं, गैसेस होते हैं, जिनके कारण जो अलग अलग स्टार्स फॉर्म होते हैं। तो स्काई और स्पेस में ये डिफरेंस है। स्काई जो हमें ऊपर दिखाई देता है, नीला आसमान, जो हम कह सकते हैं कि ज़मीन के ऊपर खड़े रह के अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो हमें ऐसे जैसे कि हमारे घर का रूप हमें दिखाई देता है, उसी तरीके से हमें स्काई दिखाई देता है। लेकिन जो स्पेस होता है वो काफ़ी ऊपर तक जाएगा, जैसे कि प्लैनेट्स जहाँ पे है वहाँ उनके बीच में जो गैप होता है उसे स्पेस कहा जाता है। तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे देखी ये अच्छे से समझ में आई होगी। लेसन का जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसे हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।